गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने लेखा शास्त्र की मान्यताएं एवं लेखा शास्त्र के अवधारणाओं एवं सिद्धांतों की सीमाओं के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है हमारा उसी के आगे का लेखांकन के स्वरूप। लेखांकन के स्वरूप के बारे में हम पढ़ेंगे। किसी भी व्यवसाय के द्वारा जो लेन देन किए जाते हैं, मौद्रिक लेन देन, प्रत्येक व्यवसाय के द्वारा या प्रत्येक व्यवसायी के द्वारा उसके किए गए मौद्रिक लेन देनों का जिस नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर लेखा किया जाता है, उसके वही नियम या सिद्धांत लेखांकन के स्वरूप या प्रकार कहलाते हैं। इन लेखांकन एवं नियमों को, इनके स्वरूपों को, लेखांकन के स्वरूपों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन में क्या होगा कि प्रत्येक व्यापारी द्वारा प्रत्येक दिन के लेन देनों का लेखा सर्वप्रथम जर्नल में करता है। जर्नल में लेखा करने के पश्चात खाता बही तैयार किया जाता है। खाता बही के शेषों के आधार पर तलपट तैयार किया जाता है तथा तलपट की सहायता से व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। व्यापार खाते से व्यापार का लाभ, सकल लाभ या सकल हानि, लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी प्राप्त होती है तथा आर्थिक चिट्ठे से व्यापार की आर्थिक स्थिति दृढ़ है अथवा कमजोर है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो अगला है आपका लागत लेखांकन। लागत लेखांकन के अंतर्गत किसी व्यवसाय अथवा किसी विभाग के द्वारा की गए किए गए कुल उत्पादनों का कुल लागत ज्ञात करना तथा एक इकाई की लागत ज्ञात करना होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि लाभ वस्तुओं के उत्पादन में एक वस्तु पर कितनी लागत हुई है तथा जो कुल उत्पादन है उस कुल उत्पादन पर उसकी लागत क्या हुई है। जैसे मान लेते हैं लागत लेखांकन में एक संस्था द्वारा कुल उत्पादन है 10 लाख टन। 10 लाख टन के उत्पादन पर इसका ज्ञान करना है कि कुल लागत कितनी होगी तथा एक इकाई पर कितना लागत आ रहा है उसकी भी जानकारी प्राप्त करना भी लागत लेखांकन के अंतर्गत आता है। अगला आएंगे प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन में क्या होगा कि वित्तीय लेखांकन से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण करना कि लाभ हुआ है तो किन कारणों से अधिक लाभ प्राप्त हुआ है, उन कारणों को, उन व्ययों पर अधिक खर्च करना जिससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाए, अथवा यदि हानि हुई है तो किन मदों पर ज़्यादा व्यय किया गया, उन मदों पर विचार विमर्श करने के लिए या प्रयत्न करने के लिए कि संस्था को और आगे बढ़ाया जाए, उनके विकास किया जाए। इसके लिए आपका प्रबंधकीय लेखांकन के अंतर्गत
किया जाता है। प्रबंधकीय लेखांकन में वित्तीय लेखांकन से प्राप्त प्रतिफलों के आधार पर नए नए नियम, नीतियां एवं सिद्धांत बनाए जाते हैं जिससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। अगला है आपका पारिमाणिक सिद्धांत। पारिमाणिक सिद्धांत में क्या होगा कि मात्रा एवं मूल्यों का लेखन किया जाता है कि एक वर्ष में या एक निश्चित अवधि में साप्ताहिक, त्रैमासिक, मासिक या छमाही में एक निश्चित अवधि में कुल कितनी मात्रा का क्रय किया गया, विक्रय किया गया तथा जो माल का स्टॉक है वो स्टॉक हमारा कितना बचा हुआ है, कितनी मात्रा में बचा हुआ है। स्टॉक क्या होगा, एक निश्चित अवधि में क्रय किए गए मालों का यदि वर्ष के अंत में विक्रय किए गए मालों के पश्चात जो माल बचा रहता है वही स्टॉक कहलाता है। तो आगे आएंगे मुद्रास्फीति लेखांकन। मुद्रास्फीति लेखांकन में क्या होगा कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, क्रय शक्ति में समय तथा स्थान के अनुरूप उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। उसके मूल्य में कमी, क्रय शक्ति, क्रय में कमी तथा वृद्धि किस प्रकार से की जाए, उसके परिवर्तन जो हैं कि मुद्रास्फीति, उसके मूल्य में जो कमी हो रही है, जो परिवर्तन हो रहा है, उन सभी परिवर्तनों का लेखा जिस लेखांकन के अंतर्गत किया जाता है आपका मुद्रास्फीति लेखांकन कहलाता है। आगे देखेंगे कर लेखांकन। कर लेखांकन के अंतर्गत वह लेखांकन जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के करों का लेखा किया जाता है कर लेखांकन कहलाता है। जैसे उत्पादन कर, सीमा शुल्क, वाणिज्य कर, आयकर, ये सभी कर हो जाएंगे। इन सभी करों का लेखा जिस बही में या जिस लेखांकन में किया जाता है आपका कर लेखांकन कहलाता है। कर लेखांकन प्रत्येक बड़े बड़े व्यापारिक संस्थानों में, बड़े बड़े व्यापारों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में अलग से कर लेखापाल रखे जाते हैं जिनका उद्देश्य होता है कि संस्था के वस्तुओं, उनकी संपत्तियों पर जो कर लगाया जाता है उसका एक निश्चित समय पर उसका भुगतान किया जाए तथा उस पर जितना कर लगाया जा रहा है वह कर योग्य आय पर लगाया जा रहा है अथवा टोटल आय पर लगाया जा रहा है, कुल आय पर लगाया जा रहा है, उसका भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अगला है आपका सरकारी लेखांकन। सरकारी लेखांकन के अंतर्गत किसी भी राष्ट्र या किसी भी देश के सरकारी संस्थानों में जो लेखांकन की क्रियाकलाप किए जाते हैं वे सभी सरकारी लेखांकन कहलाते हैं। सरकारी लेखांकन में वह सरकारी संस्थाएं जो अपने नियम एवं निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर लेखांकन की क्रिया करती हैं सरकारी लेखांकन कहलाती हैं। अगला है आपका मानवीय संसाधन लेखांकन। मानवीय संसाधन लेखांकन में क्या होगा कि जिस प्रकार से अन्य साधनों का लेखांकन में किया जाता है
उसी प्रकार से श्रमिक वर्ग तथा कर्मचारी वर्ग का भी उत्पादन के साधनों में रखा जाता है तथा उनका भी लेखा एक अलग प्रकार के लेखांकन पुस्तकों में किया जाता है। वह आपका मानवीय संसाधन लेखांकन कहलाता है। मानवीय संसाधन लेखांकन में मानवीय स्रोतों के द्वारा जो क्रियाकलाप किया जाता है उन सभी का लेखा किया जाता है। अगला है आपका सामाजिक लेखांकन। सामाजिक लेखांकन में क्या होगा, किसी भी राष्ट्र में क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से लेखांकन की जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं वह सामाजिक लेखांकन कहलाता है। सामाजिक लेखांकन को राष्ट्रीय आय लेखांकन के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक लेखांकन में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं इसमें आ जाते हैं भारत देश के जो लेखांकन प्रक्रियाएं की जाती हैं क्रमबद्ध तरीके से, इस वर्ष में इस देश की आय कितनी है तथा इस देश का कुल व्यय कितना है, इस आय से, इस लेखांकन से उस राष्ट्र की आय को भी आसानी से जाना जा सकता है। इसलिए इसे राष्ट्रीय आय लेखांकन भी कहा जाता है। सामाजिक लेखांकन को राष्ट्रीय आय लेखांकन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आपका विधि लेखांकन। विधि लेखांकन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संस्थाएं या कंपनियां विभिन्न प्रकार के नियमों जैसे साझेदारी अधिनियम, कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 2013, 2014 के आधार पर वे अपने खाते तैयार करते हैं, अंतिम खाते बनाते हैं, आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, वित्तीय विवरण बनाते हैं। वे सभी लेखांकन आपके विधि लेखांकन कहलाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने लेखांकन के स्वरूपों, लेखांकन के प्रकारों के बारे में पढ़ा। इसका जो अगला टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।